बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आप सबके बीच आए हैं कि संबंधों में शांति, प्रेम कैसे लाई जाए, कैसे हम अपने रिलेशंस को हार्मोनाइज करें, संबंधों में मधुरता कैसे आए। हम सब जब से जन्म लेते हैं और इस सृष्टि पे रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी संबंध के आसपास ही हमारा जीवन बीतता है। लेकिन जीवन में चाहे कोई भी रिलेशंस हो, पर्सनल रिलेशंस हो, प्रोफेशनल रिलेशंस हो, हम बहुत सी कठिनाइयों का भी कई बार सामना करते हैं। कई अप्स एंड डाउन, उतार एंड चढ़ाव आते रहते हैं। और हमारे जो रिश्ते जो सुख देने के लिए हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं, कई बार वही हमारे लिए टकराव का कारण बन जाते हैं, वही हमारे लिए तनाव का कारण बन जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे नज़दीक से नज़दीक के लोग, हमारे प्यारे से प्यारे लोग जिन्हें हम दिल से बहुत चाहते हैं, कई बार वही हमारे लिए दर्द का कारण बन जाते हैं। क्यों नहीं आज संबंधों में वो आपसी तालमेल हो रहा? क्यों नहीं वो सम्मान, वो ट्रस्ट, वो विश्वास आज संबंधों में नहीं रहा? हम अपने आप से पूछें, आखिर भूल हुई है तो कहाँ हुई है? क्यों नहीं हम जीवन को एंजॉय कर पा रहे? क्यों नहीं संबंधों का आनंद ले रहे? बहुत सी बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मेरे को एक लंबी लिस्ट बता देंगे कि ये कारण हैं जिनकी वजह से हमारे संबंध आज उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए। एक चीज का यहां ध्यान रखना, जो भी बात मैं करूं वो मैं आपके लिए कर रहा हूं, और आपने ये सोच के सुनना है कि ये बातें मेरे लिए हैं। ऐसा नहीं कि ये बात मेरी सास कर ले, ये बात मेरे पति देव कर लें, ये बात हमारे बच्चे कर लें। नहीं, जो कुछ कहा जा रहा है केवल और केवल आपके लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ बैठ के किसी के बारे में नहीं सोचना, केवल सोचना है तो अपने बारे में। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं रिश्तों में? हाँ जी, बताइए। मिसअंडरस्टैंडिंग, एक है मिस्टर डाउट और एक है मिस अंडरस्टैंडिंग। बात होती कुछ और है, हम समझते कुछ और हैं, और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट कुछ और कर जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग के भी बहुत से कारण हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या कारण हो सकता है? उम्मीदें दूसरों से ज्यादा रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं कि ये ऐसा करेंगे तो अच्छे रहेंगे, तो ये मेरी नज़र में अच्छे हैं, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इनके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तो इन्हें मेरी अनुसार चलना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करना चाहिए। और हाँ जी, बताइए। त्याग की भावना खत्म। कौन? त्याग की भावना खत्म। प्यार की भावना खत्म हो गई है। प्यार, त्याग की भावना नहीं है। सेक्रीफाइस नहीं एक दूसरे के लिए करने के लिए तैयार। एक ने कुछ कहा तो दूसरा त्याग करके चुप रह जाए तो मामला ठंडा हो जाए। वो कहता है इसने कहा, मैं भी कहूंगा मैं कम हूं। और क्या कह रहे थे पीछे? ईगो कह रहे थे कोई। ईगो, अभिमान, अहम। जहां से अहम नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। किसी ने कहा, अहम तो सब में होता है, अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। तो थोड़े से झुक जाओ, थोड़े से पोलाइट हो जाओ, थोड़े से हम्बल हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और जिनके आगे आपने हम्बल होना है वो आपके अपने ही तो हैं। कोई ऐसे तो है नहीं कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, वो अमेरिका के लोग हैं, आपके घर के ही लोग हैं, आपके परिवार के ही लोग हैं। तो उनके आगे झुक भी गए, हार मान ली तो बात खत्म। हमारे दादी जी जो संस्था के हेड रहे 50 साल तक,
दादी प्रकाश मणि जी, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो हेड थे, लेकिन वो कहते थे मैं कभी हेड अपने आप को समझती नहीं, हेड समझूंगी तो हेडेक हो जाएगी। वो पोलाइट रहते थे, झुक के चलते थे। एक बार हारमनी के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने कहा हारमनी का सिंपल सा मतलब है, लोग तो हिंदी में कहेंगे सद्भावना, पर असली में हारमनी मतलब मैंने हार मान ली, तुम जीते मैं हार गई, झगड़ा खत्म। तो हम थोड़ा सा झुक जाएं, थोड़े से विनम्र बन जाएं, क्या फर्क पड़ता है। अभिमान में तीनों गए, अभिमान में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। तो अभिमान कभी भी सही चीज होती नहीं है। अभिमान के भी दो मीनिंग हैं। तो हम बात कर रहे थे संबंधों में आने वाली परेशानियों की। आपने बताया अभिमान, ईगो। अभिमान दो किस्म का होता है। एक अभिमान है कि अभी अभी मेरी बात मानी जानी चाहिए, जो मैंने कहा अभिमान, अभी अभी मानो, नहीं मानो तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। और एक अभिमान है कि मुझे अभी अभी मान मिल जाना चाहिए। मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने कोई अच्छी बात कही, तो तुरंत लोगों को मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो रिस्पेक्ट की इच्छा, नाम मान शान की भूख, ये भी अभिमान का रूप है। और एक आई एम राइट, मेरी बात मानो, नहीं मानोगे तो भी मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ये दूसरा किस्म का अभिमान है। और बताइए क्या समस्या है। जेलसी, जेलसी बहुत हो गई, ईर्ष्या। ऐसे तो लोग एक बार जलते हैं जब मृत्यु होती है, पर ईर्ष्या की अग्नि में जलते ही रहते हैं। आगे दूसरा बढ़ रहा है, हार्ट अटैक यहां हो रहा है, आग यहां लग रही है, दूसरा आगे बढ़ रहा है। अरे वो कामयाब हो रहा है, अच्छी बात है, आप उससे जेलसी नहीं कर रहे, आप उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे, आप जेलसी किससे कर रहे हैं, आप कामयाबी से जेलसी कर रहे हैं। अगर आप कामयाबी की से जेलसी करेंगे तो कामयाबी की देवी आपके पास कभी नहीं आएगी। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है, आपको खुश होना है। अगर आप खुश होते हैं तो वो कामयाबी आपकी तरफ भी कभी ना कभी आ जाएगी। और अगर आप उससे परेशान हुए तो कभी भी कामयाबी, सफलता, सक्सेस आपकी तरफ नहीं आएगी। और बताइए। एडजस्टमेंट की कमी, संस्कार मिलाना नहीं जानते। और एडजस्टमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार ही नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, पहले कभी कभी मिलते थे तो अच्छे लगते थे, अब इकट्ठे रह रहे हैं तो पता चला कि इनमें तो ये भी बुराई है, इनमें ये भी बुराई है। जो हमने सोचा था उसके उल्टे नजर आ रहे हैं। हमने सोचा था मिस्टर परफेक्ट मिलेंगे, मिल गए थोड़े डाउट कम वाले। अब मिस्टर परफेक्ट कोई होता नहीं है, तो अब वो ऐसे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, उनको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जब एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। हम समझ नहीं पाते कि हर व्यक्ति अलग है। एडजस्टमेंट भी तब होती है जब ये कॉन्सेप्ट हमारी बुद्धि में क्लियर हो कि इस दुनिया में जो भी है, जितने भी लोग हैं, सब अलग अलग हैं, सबकी वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है, सबका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, परसेप्शन, संस्कार अलग अलग हैं, सब एक जैसे हो नहीं सकते। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए नदी नाव संजोग। सब अलग अलग हैं। वैरायटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सब एक जैसे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं। संस्कार अलग क्यों हैं? क्योंकि हर आत्मा यहां पर अलग अलग यात्रा करके पहुंची है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, आपके बच्चे हैं,
आपको लग रहा है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, इनके संस्कार मेरे से अलग क्यों हैं? आपस में तो दोनों के अलग अलग हैं, दो बच्चों के, पर कई बार वो संस्कार पेरेंट्स से भी अलग होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हर आत्मा एक लंबी जर्नी करके यहाँ आई है। वो जर्नी कई जन्मों की हो सकती है। अलग अलग जन्म में अलग अलग पेरेंट्स, अलग अलग धर्म, अलग अलग सर्कमस्टांसिस, अलग तरह का एनवायरमेंट था जहां से उन्होंने नए अपने तरह के संस्कार डेवलप किए। अब वो संस्कारों के साथ आत्मा कर्म और संस्कार साथ लेके जाती है। वो लेके भी आई है, अब वो आपके घर में आ गई है, तो जरूरी नहीं है कि उसके संस्कार, उसके वे ऑफ थिंकिंग आप जैसी ही हो। आप जैसी भी हो सकती है, आपसे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। तो उस वक्त एक्सेप्टेंस को लाना है, स्वीकार करना है कि ये आत्मा अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। मेरा सोचने का तरीका अलग है, उनका सोचने का तरीका अलग है, और अलग होना भी चाहिए। अगर सब एक जैसे ही हो जाए दुनिया में, साहब कहें हमने डॉक्टर ही बनना है, तो फिर मरीज कौन रहेंगे? सब कहें हम वकील बन जाएं, सब कहें हम यही काम करें, हम यही घर बनाएंगे, सबका अलग अलग होगा तभी तो दुनिया अच्छी लगेगी। बगीचे में अलग अलग किस्म के फूल होते हैं, वही उसकी खूबसूरती है। तो इस संसार में खूबसूरती ये है कि सब अलग अलग हैं, अलग अलग रंग के फूल हैं, उन्हें स्वीकार करना है। दो चीजें होती हैं, एक है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और एक है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन नेचुरल है या अननेचुरल है? राइट है या रॉन्ग है? अपेक्षा तो रखनी पड़ती है ना। जिनसे हमारा ज्यादा प्यार है उनसे ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। जिनके साथ रहते हैं 24 घंटे उनसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। पर अपेक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर संबंधों को अच्छा बनाना है तो अपेक्षाएं कम से कम हों, और अपेक्षाओं की जगह स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, कि आप जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि आप ये करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप ये करोगे तो बहुत अच्छा, आपको ये करना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो करना चाहिए। ये हो गई अपेक्षा। पर क्या ये जरूरी है कि जो मुझे अच्छा लगे वही दूसरों को भी अच्छा लगे? और अच्छा लगे भी तब भी उनकी कैपेसिटी है काम करने की, तब भी उनकी क्षमता है ना। सबकी क्षमता अलग अलग है। तो क्या ये जरूरी है दूसरे मेरी अपेक्षाओं के अनुसार ही काम करें? जरूरी है? नहीं है ना जरूरी। क्या हम दूसरों की अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं? अगर हम किसी से अपेक्षा रख रहे हैं तो दूसरे भी हमसे रखते हैं। क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम सबकी अपेक्षाएं पूरी कर सकें? नहीं कर सकते। तो फिर दूसरे भी हमारी अपेक्षाएं कैसे पूरी करेंगे? अच्छा, ये होगी अपेक्षा। और स्वीकृति क्या है? एक्सेप्टेंस क्या है? कि हम उन्हें कहें कि आप ऐसा करो तो बहुत अच्छा। अगर वो ना भी करें तो भी हम कहें आप बहुत बढ़िया हो, तब भी आप बहुत प्यारे हो, तब भी आप बहुत अच्छे हो। करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। मान लो घर में छोटा बच्चा है, मां उसे कहती है बेटा खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता है, बैठ जा, बैठ जा, दरवाजा बंद करके आ, दरवाजा बंद करके आ गया। कोई मेहमान आ जाए पैर छू, फटाफट पैर छूने लग जाता है। हमें लगता है बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, बड़े खुश होती है मां देख के कि मेरी हर बात मानता है। जैसे जैसे अब वो बड़ा होने लगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो बच्चा अब आपकी सुनना बंद कर देगा, आपका कहना मानना बंद कर देगा। अब किसका कहना मानना शुरू करेगा? किसका? नहीं, पत्नी तक अभी पहुंचे नहीं है, अभी तो छोटा इतना ही है। अब उसके दोस्त बन गए, अब वो दोस्तों की भी बात सुन रहा है, स्कूल में जा रहा है, टीचर्स की भी सुन रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब उसका ब्रेन डेवलप हो गया, अब अपने मन की भी बात सुन रहा है। तो क्या ये जरूरी है कि बच्चा तमाम उम्र आपका कहना माने? जरूरी है?
आप ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं अपना जो आपका ही कहना मानता रहे, या अपना दिमाग भी लगाए? अपना भी लगाएं, या वो लगा रहा है तो लगा के कभी गलती भी करेगा। तो उस वक्त बच्चे को स्वीकार कर लेना है कि अब इसकी उम्र बड़ी हो गई, अब ये बच्चा नहीं, अब मुझे इसे दोस्त की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। और उस वक्त अगर अब स्वीकार नहीं कर पाए, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, अच्छा कईयों का तो 20-25 साल तक मानता है, पर जैसे ही शादी हुई, जैसे ये कह रहे थे कि अब पत्नी आ गई, अब पत्नी का भी मानना पड़ेगा, तो मां को हजम नहीं होता। वो कहते इतने साल तक तो मेरी सुनता था, अब क्या हो गया, ये कौन आ गया मेरा दुश्मन मेरे ही घर में, जिसने मेरे बच्चे को मेरे से दूर कर दिया। नहीं, मन को समझाना है। क्या समझाना है? कि बच्चा बात सुने तो भी ठीक, ना सुने तो भी ठीक, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है। हर आत्मा इस दुनिया में इंडिपेंडेंट है, हर एक को आजादी चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। फिर हम बच्चे को कहेंगे कर गलती, कर गलती, जब मिलेगी ना सजा, जब भुगतेगा तो पता चलेगा। मतलब फिर भी हम इच्छा रख रहे हैं कि जब इसको सजा मिले फिर मेरे पास आएगा दोबारा से, तो वो मेरा कहना मानेगा कि मम्मी तुम सही कहती थी, मैं तुम्हारा ही बात मानूंगा। तो ये है कंट्रोलिंग नेचर, रिश्तों को स्पॉइल करता है। हमारी पोजेसिवनेस, कंट्रोल करने की इच्छा, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा। हम सबको लगता है कि हाँ दुनिया हमारे अनुसार चलनी चाहिए, आई एम राइट। जैसे लोग कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, तो मैं घर का बॉस हूं, मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए। पर क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये गारंटी है कि जो मुझे सही लगता है वही सही होता है? ये वही सही होता है? क्या ये जरूरी है? नहीं है ना जरूरी। तो कुछ भी स्वीकार करना है, जो कुछ हो रहा है इस दुनिया में अच्छा हो रहा है। इधर देखिए सब, एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हमें लगता है मैं सही हूं, दूसरा गलत है। कितने लोगों को ये लगता है कि हम ज्यादातर वक्त सही होते हैं, दूसरे गलत होते हैं? हाथ खड़ा करो, देखो सबको लग रहा है कि हम ही सही होते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने को तो सही समझता है। समझता है या नहीं समझता? और बच्चों को तो कभी भी हम सही नहीं समझ पाते। हमें लगता है बच्चे तो हमेशा गलत होते हैं और पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। यस और नो? जोर से बोलो, यस और नो? यस, क्योंकि सारे पेरेंट्स बैठे हैं। अब बच्चे बैठे हो यहाँ तो उनसे पूछो कि कौन सही होता है। हमें लगता है बच्चे जितने बजे सवेरे उठते हैं वो रॉन्ग, जितने बजे लेट नाइट को सोते हैं वो रॉन्ग, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं वो रॉन्ग, सारा दिन इंटरनेट पे बैठे हुए हैं वो रॉन्ग, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो रॉन्ग, जिस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं वो भी गलत है, जिस तरह की उनकी हॉबीज हैं, उनका इंटरेस्ट है वो भी गलत। तो सारा दिन कौन सी एनर्जी बच्चों को दे रहे हैं? यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तुम सही नहीं हो। तो फिर बच्चों से भी आपकी तरफ कौन सी एनर्जी आएगी? जो देंगे वही तो वापस आएगा। बच्चे भी कहेंगे रॉन्ग हम नहीं, रॉन्ग आप हैं, आप एडवांस नहीं है, आप मॉडर्न नहीं है। फिर आप कहेंगे शायद ये जनरेशन गैप है, उसकी वजह से हो रहा है। जनरेशन गैप भी नहीं है, केवल और केवल सोचने के तरीके का फर्क है। तो उस वक्त एक्सेप्टेंस लानी है कि बच्चे जो हैं जैसे हैं तो हमारे, और जो कर रहे हैं वो भी उनका कसूर नहीं है। अब वो सारे देखेंगे कि सब फास्ट फूड खाते हैं बच्चे, उनके दोस्त खा रहे हैं, तो वो भी आपको कहेंगे कि जी आपने तो घर में बैंगन बना दिया, कद्दू की सब्जी बना दी, लोग तो बर्गर खा रहे हैं, लोग तो कुछ और खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, तो हमें भी चाउमीन बनाओ। और आप कहेंगे ये फास्ट फूड क्यों खा रहे हैं? तो टकराव होगा या नहीं होगा? तो ये बात समझने की कोशिश करनी है कि बच्चे रॉन्ग नहीं हैं। किसी भी रिलेशन में जो कुछ कोई कर रहा है अपने नजरिए से तो सही ही कर रहा है।
तो पहली स्वीकृति ये लानी है कि वो सही है, अपने हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से वो सही है। नेगेटिव एनर्जी, बैड एनर्जी उन तक नहीं भेजनी कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, यू आर नॉट गुड। नहीं तो जो भेजेंगे वो रिटर्न होके आएगी, वो हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। क्या बात है कि हमारे द्वारा कही गई अच्छी से अच्छी बात, दूसरों के भले के लिए कही गई बात भी लोगों को पसंद नहीं आती, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आती। हमने उनके भले के लिए कहा कि बेटा ये चीज करो, ये नहीं करो, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। फॉलो करना तो अगली बात, क्योंकि हमने मन में उनके लिए नेगेटिव सोच के बात कही, और नेगेटिव सोच यही कि यू आर रॉन्ग, यू आर बैड, तुम सही नहीं हो। तो पहले दूसरे की बात को सम्मान दीजिए। अगर किसी को आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो कर नहीं सकते, किसी को चेंज करना है, पॉजिटिव चेंज किसी में लाना है, तो बेस्ट वे है पहले उन्हें स्वीकार करो कि तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। उनकी बात को रिस्पेक्ट दो, उनकी हॉबी को, उनकी हैबिट को रिस्पेक्ट दो। फिर वो आपके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में आएंगे, थोड़ा सा उनको अच्छा फील होगा। उनको अप्रिशिएट करो उनके गुड क्वालिटीज के लिए। उसके बाद उन्हें प्यार से थोड़ा सा कह दो ये बात ऐसे नहीं, ऐसे करो तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बात फिर आपकी मानने के लिए भी तैयार होंगे, उसे फॉलो करने के लिए भी तैयार होंगे। सपोज मैं आपसे पूछूं आप कितने बजे उठते हैं सवेरे? यहां नहीं, घर में नॉर्मली 6 o'clock। और मैं कितने बजे उठता हूंगा? 3:30 बजे। देखा, सबने मेरे लिए अलग अलग पैमाने बनाए हुए हैं। कोई 3:30 कह रहा है, कोई 4 कह रहा है। सपोज मैं 4 बजे उठता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको चेंज करूं। जो 6 बजे उठ रहे हैं उनको मैं चेंज करके 4 बजे तक लाऊं। तो एक तरीका है जो दुनिया में लोग यूज करते हैं। जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं 6 बजे उठता हूं, मैं हैरान हो जाऊं, अरे आप इतने लेट उठते हैं? 6 बजे कोई उठने का टाइम होता है? सारी दुनिया उठ गई होती है 6 बजे तक, सूरज सिर पे आया होता है, हम सारा घर का काम कर लेते हैं, और आप इतने लेट उठते हैं। तो एक तरीका ये है। अब ये जब मैं कहूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो कहेगा भाई जी आप 6 बजे उठते हैं, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हैं, लगता है शायद आपको नींद नहीं आती होगी रात को, आप गोली वगैरह खा लिया करो। 4 बजे कोई आधी रात को उठने का टाइम होता है। क्यों क्यों उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा या कहा? क्योंकि मैंने उनके लिए वैसा सोचा। मैंने ये कहा कि आप गलत हैं, आप 6 बजे उठ रहे हैं, दैट मीन्स योर हैबिट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो मुझे कहेंगे कि आप 4 बजे उठ रहे हैं, आप अभी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने उनको रिजेक्ट किया तो वो भी मुझे क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे कि 4 बजे उठना चाहिए। और दूसरा तरीका है, मैं इनको कहूं वेरी गुड, 6 बजे बहुत अच्छा है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 6 बजे आप उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। लोग तो 8 बजे तक नहीं उठते, आप तो 6 बजे भी उठ जाते हैं। फिर मैं धीरे से कहूं कि कभी कभी आप वैसे बहुत बिजी रहते हैं, आप टाइम आपके पास कम होता होगा, पर फिर भी कभी संडे के दिन थोड़ा जल्दी सो जाना और सवेरे 4 बजे उठ के देखना, कितना मजा आएगा। इतना अच्छा एनवायरनमेंट होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, जो काम करना चाहो कर सकते हैं, अमृत वेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो मैं इस तरह से कहूं कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से 6 बजे उठना सही, मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से 4 बजे उठना सही। फिर मैं थोड़े से 4 बजे उठने के प्लस पॉइंट बता दूं, तो हो सकता है कि ये अगले दिन 4 बजे उठने की कोशिश कर ले। ये तरीका है दूसरे को अपनी बात समझाने का, मनवाने का। पर हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम दूसरे को उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं, यू आर रॉन्ग, जो तुम कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो सही नहीं है। कुछ कह गए,
कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो बस मैं सही, मैं भी सही, तुम भी सही। एक बहुत अच्छी कहानी मैं सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेले सामने बैठे हुए थे। गुरुजी से बात करने लगे तो पहले शिष्य कहता, गुरुजी ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। दूसरे चेले ने कहा, गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, यू आर राइट, तुम भी सही हो। अब तीसरा चेला खड़ा हो गया, कहता, गुरुजी एक बात की कंफ्यूजन। कहते, बताओ। कहता, गुरुजी इसने कहा कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, आपने कहा तुम सही। दूसरे ने कहा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आपने उसको भी कह दिया कि तुम सही। अब गुरुजी या तो ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने उसकी ओर देखा, लंबी दृष्टि देते हुए कहा, यू आर ऑल्सो राइट, तुम भी सही हो। तो जीवन को सुगम बनाना है, आसान बनाना है, रिश्तों को अच्छा करना है, तो क्या कहना है आज से? तुम भी सही। जिससे भी मिलो उसको कहना, आप बहुत अच्छे हैं। कह सकते हो? अभी कह के दिखाओ। आपका जो साथी है उसकी तरफ हाथ मिलाओ, अपने साथी से हाथ मिलाते हुए कहो, यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। कहो कहो सब, कहो सब, कहो, हाथ मिलाते हुए कहो, आप बहुत अच्छे हैं। अब देखो, जिसको आपने कहा आप बहुत अच्छे हैं, उसने क्या जवाब दिया आपको? उसने भी यही कहा ना, आप भी बहुत अच्छे हैं। ये दुनिया कॉपी करती है एक दूसरे को। हम किसी को गलत कहेंगे, दूसरा भी हमें गलत कहेगा। तो बेटर ये है कि हम कहें आप भी अच्छे। आप सुनना क्या पसंद करते हैं? कि लोग आपको अच्छा इंसान समझें। तो अच्छा समझेंगे तो अच्छा तब समझेंगे जब आप दूसरे को अच्छा समझेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, वो बताते हैं कि कभी पुलिस वाले ने मुझे तंग नहीं किया आज तक जीवन में। मैं क्या, आपको कैसे नहीं तंग किया? कहते, जी मैं उनके लिए बड़ा अच्छा सोचता हूँ कि देखो रात दिन अपना काम कर रहे हैं, कितनी डिफिकल्ट हालात में खड़े हैं। कहते, एक बार गलती से, एक बार कहते एक ने मेरी गाड़ी रोक दी थी। जैसे गाड़ी रोकी और मेरे पास आया, कहते जाओ जी जाओ, आप तो जाओ। मैं कि ये कैसे हुआ? कहते, मैं उनके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ। तो पॉजिटिव सोचता हूँ तो उन तक वाइब्रेशन जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं भला आदमी है भाई, इसको रोक के क्या करेंगे। और हम पहले ही सोच रहे पुलिस वाला सामने खड़ा है, अब तो नंबर लगेगा, ये तो कुछ ना कुछ मांगेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो फिर जो सोचेंगे वही तो होता है। संकल्प से सिद्धि होती है। जो संकल्प आपने कर लिया वो एक ना एक दिन होके रहेगा। इसलिए अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे थॉट लाने हैं। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं भी है तो भी क्या आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हो? किसी व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आपके बिजनेस में घाटा हो गया, संबंधों में खटास आ गई, क्या आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हो? बताओ। नहीं सोच पाते। एक एज तक तो सोच ही नहीं पाते, तब तक जवानी है, तब तक जोश है, फिर बाद में माफ करना सीख जाते। ऐसा तो पहले ही सीख लो माफ करना। अच्छा, उसने गलती की, पर सजा हम क्यों पा रहे हैं? सजा ये नहीं जो उसने गलती की उसकी जो फल निकला वो सजा नहीं। सजा वो है जो हम मन में बार बार सोच रहे हैं, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इसकी वजह से जीवन में समस्या है। तो वो मेंटल पॉइजन जो आपने जहर अंदर में डाला हुआ है वो आपको सजा दे रहा है। आपकी सोच आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और एक तरीका है कि आप उसको फॉरगेट करो। आप कहो जी ये कौन होता है मेरे जीवन में प्रॉब्लम पैदा करने वाला,
मैं अपने जीवन का मालिक खुद हूं। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। जब तक मैं ना चाहूं मैं अपसेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हमारे कर्म होते हैं। ये तो आप जानते हैं, अच्छे कर्म किए होंगे, सामने वाला कितना भी बुरा कर ले मेरा बुरा होने वाला नहीं है। और मैंने कर्म ही खराब कर रखे हैं, तो कोई ना कोई बहाना बन जाएगा जिसकी वजह से मेरे साथ मेरे कर्म मेरे पास वापस आएंगे। तो किसी को दोष नहीं देना कि इसकी वजह से, नहीं, मेरी वजह से। मेरे जीवन में जो कुछ होता है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। ना कोई व्यक्ति मेरा भाग्य बना सकता है, ना कोई व्यक्ति मेरा भाग्य बिगाड़ सकता है। मैं अपने जीवन का मालिक खुद हूं। कर सकते हैं इस बात को आज से पक्का कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। और दूसरों के बारे में, दूसरे वर्तमान में क्या है ये सोचने के बजाय उनके लिए ये सोचना है कि वो कैसे होने चाहिए, उनको किस रूप में आप भविष्य में देखना चाहते हैं, वो उनके बारे में चिंतन करना है। उनकी वर्तमान का चिंतन नहीं करना कि ये बहुत खराब है, ये बहुत ये है, बच्चा बहुत शरारती है। नहीं, बच्चे को किस रूप में आप देखना चाहते हैं वो थॉट्स मन में लाने हैं, और वो थॉट्स आपके मन से उस तक जाएंगे और वो वैसा ही बनने लग जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं तो आपको मन में यही थॉट लाने हैं, मेरा बच्चा तो अच्छा बच्चा है, मेरा बच्चा तो राजा बच्चा है, मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे वो डफर है तो उसके वर्तमान रूप का चिंतन नहीं करना कि ये तो नालायक है, ना उसको चिंतन में लाना, ना बोल के करना। कई लोग तो बोल भी देते हैं कि ये तो निखट्टू है, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ अक्ल नहीं है। अब आप ही उसके लिए ऐसा कहेंगे? आप तो उसके भगवान हैं। पेरेंट्स तो बच्चे के लिए सब कुछ हैं, और आपके द्वारा, आपके मुख से निकले हुए शब्द उसके लिए वरदान भी बन सकते हैं, श्राप भी बन सकते हैं। आपने कहा कि ये नालायक है तो वो नालायक ही बनेगा, और अगर आपने कहा मेरा बच्चा तो होशियार है तो क्या बनेगा? होशियार बनेगा। उनके लिए कहते हैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिजली के बल्ब का इन्वेंशन किया, थॉमस एडिसन। वो बचपन में ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, तो उनके टीचर ने क्लास नोट भेजा पेरेंट्स के नाम कि तुम्हारा जो ये बच्चा है ये नालायक है, इसे हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया करके इसे अपने घर ले जाइए, हम नहीं पढ़ा सकते। उसकी मम्मी ने लिखा मेरा ये बच्चा नालायक नहीं है, तुम इसे नहीं पढ़ा सकते, मैं इसे पढ़ाऊंगी। उस साइंटिस्ट की स्कूल एजुकेशन कहीं हुई नहीं, घर में ही पढ़ा, और बाद में जाके इतना बड़ा साइंटिस्ट बन गया, क्योंकि माँ ने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की, टीचर ने नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके भेजी थी। माँ ने पॉजिटिव प्रोग्रामिंग की तो वो बच्चा क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया, टॉप का साइंटिस्ट बन गया, जिसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो ऑलवेज हमारे मुख से जो बातें निकले ना, बड़ी पॉजिटिव निकलनी चाहिए। अगर संबंध अच्छे बनाने हैं, हम कहते हैं ये ऐसा ऐसा करते हैं, पर हम अपने से पूछें मैं उनके लिए क्या क्या सोचता हूं। वो क्या करते हैं वो थॉट मन में ना लाके मुझे उन्हें, उनके बारे में वो थॉट लाना है जो होना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ऐसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव थॉट्स लाने, तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आप में से कोई है जो नेगेटिव लाइन बोल के दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट देके? बहुत है, सारे ही हैं। आप लोग क्यों किनारे जाके बैठ गए? कोई आ रहे हैं? अभी तक तो आए नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो
नेगेटिव लाइन बोल के, किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी की आलोचना करके क्या कभी कोई सुधरा है? फिर हम क्यों नेगेटिव लाइन बोलते हैं? सपोज हमारे बच्चे हैं, हमें लगता है कि इससे वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, हमने उनके लिए कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जारी कर दी, क्रिटिसाइज किया। अब वो बात सुन के बच्चा अपने मन में एक चित्र बनाएगा, वो कहेगा अच्छा मैं ऐसा हूं। आपने कहा मेरा बच्चा तो हीरो है, तो वो कॉलर थोड़ा ठीक करके उस खुशी में आ जाएगा मैं हीरो हूं। और आपने कहा ये तो नालायक है, ये तो निखट्टू है, किसी काम का नहीं है, बहुत स्लो है, कोई काम तुम ठीक से नहीं करते, जो काम करते हो खराब हो जाता है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो उसके मन में क्या भावना बैठी? मेरे से कोई काम सही नहीं होता, मैं जो भी काम करता हूं गड़बड़ हो जाती है। अब वो कोई काम नया करने की कोशिश ही नहीं करेगा, ना बचपन में कर पाएगा, ना वो जब बड़ा भी हो जाएगा तब भी उसका माइंड यही होगा कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, कहीं गलती ना हो जाए। तो किसने सिखाया ये गलत चीज? किसने सिखाई? पेरेंट्स ने। पेरेंटिंग इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। अगर आप पेरेंट्स हैं, बहुत बड़ा भार आपके कंधों पे है, बच्चों को सही प्रोग्रामिंग करना, सही संस्कार देना, सही आदतें सिखाना। आपने तो ऐसे ही कह दिया ये सोच के कि सुधर जाएगा, इसको नालायक बोलेंगे तो शायद पढ़ने लग जाएगा। नहीं, कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट से कोई चेंज नहीं होता। चेंज हो सकता है जब आप उसके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसको चेंज होने की थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। चाहता तो वो भी है, कौन चाहेगा कि मैं नालायक बन के रहूं, पर उसमें शक्ति नहीं है या उसके संस्कार उस लेवल के नहीं है। तो उसको एम्पावर करना आपका काम है, ना कि क्रिटिसाइज करना। उसको शक्ति देने का तरीका है उसके लिए पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना, नहीं तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा। आपके कहे गए शब्द उसके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। कितनी कोचिंग दे दो, कितनी ट्यूशन लगा दो, वो बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं होगा, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दे दिया उसको कि तुम नालायक हो। और उसके बजाय तुम बच्चे को कहो, अगर उससे कोई काम सही ना हो तो आप कहो तुम कर सकते हो। जब दूसरे कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो, तो वो बच्चा अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अच्छा करेगा। आपके शब्द मोटिवेटिंग होने चाहिए, डीमोटिवेटिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे का उत्साह डाउन करने वाले नहीं होने चाहिए। और कई बार हम कंपैरिजन का भी सहारा लेते हैं, किसी को सोचते हैं कंपैरिजन करके दूसरा इंस्पायर हो जाएगा। ये भी गलत फहमी है। हम कहेंगे देखो तुम्हारे तो 68% मार्क्स आए, देखो तुम्हारे भाई के, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे फ्रेंड के 95% मार्क्स आए, देखो तुम कैसे हो, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो कितना स्मार्ट है, तुम बोलते ही नहीं हो, नीडर वो कितना बोल्ड है। हमेशा बच्चों की, कहीं बच्चों की भी, हस्बैंड की भी करते रहते हैं कई कंपैरिजन, तो कई वाइफ की भी करते रहेंगे दूसरी लेडीज के साथ। तो ये कंपैरिजन की आदत भी सही नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ इंडिविजुअल है, हमें दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट देना है। हर आदमी यूनिक है, हर व्यक्ति स्मार्ट है, हर आदमी अपने में स्पेशल है। देयर इज नो नीड टू कंपेयर एनीवन विद एनी अदर पर्सन। किसी को भी तुलना नहीं करनी। क्या तुलना हो सकती है? क्या इन 5 उंगलियों की तुलना हो सकती है? इनमें 5 में कौन बड़ी है पता है? ये वाली जो दिख रही है, ये वाली कौन सी? सभी बड़ी हैं, लेकिन एक बार इन 5 में झगड़ा हो गया, सब कहने लगी मैं बड़ी, मैं बड़ी। जज के पास चले गए। सबसे पहले ये छोटी उंगली, छोटे ज्यादा बोलते हैं, शोर मचाते हैं, इसने हाथ खड़ा कर दिया, जी मैं बड़ी हूं। तुम कैसी बड़ी? लिटिल फिंगर। कहती जी श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया, किस पे उठाया था? मेरे ऊपर उठाया था, मैं बड़ी हूं। उसके बाद ये बीच वाली, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको? रिंग फिंगर। कहती जब रिंग सेरेमनी होती है तो रिंग कहाँ पहनाई जाती है? जब किसी को युद्ध में जा रहा हो और तिलक लगाना हो, किस उंगली से लगाते हैं? मुझसे लगाते हैं।
इसलिए मैं बड़ी। फिर बीच वाली आई, वो कहने लगी मैं बड़ी हूं। कहते सांच को आंच क्या, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो देखने में बड़ी हूं इसलिए मैं बड़ी हूं। अब बीच में ये आई फर्स्ट वाली फोर फिंगर, ये कहने लगी जितने भी धर्म स्थापक आए, महात्मा आए, सबने कहा गॉड इज वन, ऊपर की ओर इशारा किया। किस उंगली से किया? मुझसे तो किया, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब लास्ट में नंबर आया अंगूठे का, उसने अपना साइज देखा और कहने लगा कि मैं तो देखने में भी बड़ा नहीं हूं, क्या किया जाए। पर उसने भी हार नहीं मानी, कहता जी असली में तो मैं ही बड़ा हूं। कहते तुम कैसे बड़े? कहते जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो किससे काम चलाते हैं? तो मैं बड़ा। अब पांचों जज के पास गए, जज ने कहा भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, कैसे डिसाइड किया जाए कौन बड़ा है? जज ने कहा एक थाली लाओ, उसमें बूंदी रखवा दी गई, कहे इस बूंदी से अब लड्डू बनाने, और सबने अकेले अकेले बनाने हैं। अब बताओ बनेगा लड्डू? जो कहता मैं सबसे बड़ा वो पहले बना दे, लेकिन बड़ा होने पर भी बना नहीं सकता। लड्डू तो तब बने जब पांचों के पांचों काम करें। तो क्या मैसेज है? यूनियन, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी भी है और सबकी वैल्यू है। किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में सबकी वैल्यू है। ये नहीं है कि सब हम आगे हैं दूसरे पीछे हैं, नहीं। कोई देखने में छोटा हो सकता है पर काम का वो भी है। यहां प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए तो पीएन भी चाहिए, सारी तरह के चाहिए ना। आपके घर में कोई काम करने वाली माई आ रही है, वो ना आए जिस दिन, सड़क पे साफ सफाई करने वाले लोग ना आए, कितनी गंदगी मच जाए, उनकी भी इंपॉर्टेंस है। उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहा है इस दुनिया में। तो हमें सबको ये सोच के कि कोई ना छोटा ना कोई बड़ा, अगर हम किसी की कंपैरिजन या अपनी कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, दैट मीन्स वी आर इंसल्टिंग अवरसेल्फ। हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। भगवान ने हमें बिल्कुल अलग बनाया, सबसे अलग बनाया है, और हम सब के सब मास्टरपीस हैं। हमारे जैसा हू बहू शक्ल सूरत वाला क्या दूसरा दुनिया में है आप जैसा कोई? तो हमेशा सोचो मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम यूनिक। एक छोटी सी एक्टिविटी आपको कराते हैं। हाथ आगे कर लीजिए, लंबी सांस लेते हुए हाथ थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ऊपर कर लीजिए, इतना ऊपर कर लीजिए कि छू लो आसमान। अब इस हाथ को मोल्ड कर लीजिए पीछे की तरफ, कोहनी को 180 डिग्री नीचे की तरफ ले आइए, और नीचे आपकी पीठ है, उस पीठ पे 3 बार शाबाश बोल के पीठ को थपथपाइए। शाबाश, शाबाश, शाबाश। वारे मैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं लाखों में एक हूं, मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे यूनिक हूं, मैं सबसे डिफरेंट हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई एम द बेस्ट। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो, सबकी मदद करते रहो, मेरी ही जीत होगी। एक दिन मैं इतिहास रचूंगा, मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं खास काम करने के लिए दुनिया में आया हूं, मैं इतिहास रचूंगा। भगवान मेरे साथ है, भगवान मुझे प्यार करता है, मेरी जीत निश्चित है। शाबाश। हर रोज अपने को शाबाश दो और अपने बच्चों को भी दो। जो भी आपके आसपास है ना, बस आज से मंत्र रखो, सबको शाबाश ही बोलना है, सबको अच्छा अच्छा ही बोलना है।
देखना वो अच्छे आपके लिए अच्छे बन जाएंगे। दुनिया के लिए चाहे वो कितने भी खतरनाक हो, पर आपके साथ जब मिलेंगे ना तो आपके साथ अच्छे बन के रहेंगे, क्योंकि आपने उनको सर्टिफिकेट जो दिया है कि आप अच्छे हैं। तो उनको लगेगा भाई इनके सामने तो थोड़ा इज्जत बना के रखो, इनके सामने तो अच्छे बन के रहो। तो आपको इतना ही काम है, आपके साथ तो अच्छे रहें। ठीक है, तो एक चीज ये करनी है, खुद को खुद मोटिवेट करना है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करनी है, और अपना थॉट सिस्टम बड़ा पॉजिटिव। मैं कह रहा था ना, संकल्प से सिद्धि होती है। जो हमारे मन की वृत्ति है, जो मन में थॉट आते हैं, उससे सृष्टि बनती है। संकल्प से सृष्टि का निर्माण। सृष्टि केवल दुनिया की सृष्टि नहीं, मेरे आसपास की सृष्टि भी किससे बनती है? मेरे संकल्पों से बनती है। अगर रिश्तों को ठीक करना है तो केवल रिश्ते अच्छा बोलने से भी ठीक नहीं हो पाते, अच्छा व्यवहार करने से भी नहीं हो पाते। उन दोनों से भी ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे अच्छे थॉट्स। कई बार हम बहुत अच्छा बोलते हैं पर अच्छा सोचते नहीं है, इसलिए रिश्ते सही नहीं होते। होता है ऐसा, बाहर से तो बहुत अच्छा कहेंगे और अंदर से क्या सोचेंगे? अंदर से अच्छा नहीं सोचेंगे। किस किस के अंदर ये आर्ट है कि बाहर से अच्छा बोलना जानते हैं पर अच्छा सोचना नहीं जानते? बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं, सामने से मिलेंगे, अरे आप तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, और मन में सोचेंगे कार्टून है। तो इसे कहते हैं ड्यूल पर्सनैलिटी। हम अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। आप घर में आए, कोई मेहमान ने बेल बजाई और मेहमान आते ही कहता है जी रास्ते से गुजर रहा था, सोच आपका घर दिखाई दिया, सोचा आज मिलकर जाते हैं। तो आप भी क्या कहेंगे? आइए आइए, बड़े दिनों बाद आइए आइए, बड़े दिनों बाद आप आए हैं, बैठिए। आप भी वही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसने आपके लिए अच्छा बोला कि आज आपके दर्शन करने आए हैं, तो आपने कहा जी आइए आइए, वेलकम है। लेकिन अब आपने अच्छा तो सोचा, अच्छा बोला, पर आपने अच्छा नहीं सोचा। आपने मन में क्या सोचा? कहां से आ गए, बिना बताए आ गए। अभी तो मैं ऑफिस से आया था थका थका, अभी तो मैंने रेस्ट करना था, ना कोई टेलीफोन ना कुछ, बिना मतलब के। भाई कुछ बता के आओ, संडे के दिन आओ। पर बाहर से हम क्या कह रहे हैं? आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। तो वो भी कह रहे हैं जी हम गुजर रहे थे, आपके दर्शन करने आ गए। पर अब आपने गलत सोचा, बोला अच्छा, पर सोचा क्या कि कहां से आ गए। तो जो सामने वाला जो आया है, जो गेस्ट आया है, वो भी मन में सोचेगा आज काम पड़ा है इसलिए आया हूं, नहीं तो आपकी शक्ल ना देखूं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। अब आज से ये ड्यूल वाला खत्म, अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे तो बोल अपने आप अच्छे निकलेंगे और रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हम अच्छा नहीं सोच रहे, बोल भी लेते हैं कई बार अच्छा, पर सोचते नहीं है। और कई लोग तो बोलते भी नहीं है अच्छा, जब गुस्सा आता है तो सारी सच्चाई बाहर निकल आती है जो मन में होती है। जो मन में थॉट चलते हैं वो बाहर कब निकलते हैं? जब गुस्सा आता है। तो हम जो कहते हैं मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम क्या। क्यों? क्योंकि वो मैंने मन में पहले सोचा था, तभी तो निकल रहा है। तो शब्दों के ऊपर भी ध्यान देना है। ये जो हमारी वाणी है, ये हर्ष का भी कारण बन सकती है तो संघर्ष का भी कारण बन सकती है। वाणी वीणा भी बन सकती है तो वाणी वाण का भी काम कर जाती है। जब वाणी वाण बनती है तो महाभारत होता है, जब वाणी वीणा बनती है तो जीवन में संगीत हो जाता है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है।
आपने देखा होगा मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकता। आज रिलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें शिकायत रहती है कि सामने वाला मेरे से प्यार से बात नहीं करता, हमेशा कड़वी वाणी बोलता है, जब भी मुख खोलता है कुछ ना कुछ कड़वा ही बोलता है। इन्हें बोलना ही नहीं सिखाया इनके घर वालों ने शायद। ये हमारी शिकायत रहती है। तो सबसे पहले तो इस शिकायत को दूर करने के लिए हम अपने मन में भाव लाएं कि मुझे मीठा बोलना है। हम यहाँ ब्रह्मा कुमारी में एक स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति से बोलो। कई लोग कहते हैं हम तो सच बोलते हैं जी, सच तो कड़वा होता है, अब लगे कड़वा मैं तो सच बोलूंगा। लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए, और सभ्यता ये है कि सच आप बोलिए पर थोड़ा मीठे हुए भाव में बोलिए ना। आप पत्थर क्यों फेंक रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके लिए लोग कहते थे, जब भी वो विरोधियों के लिए भी अगर कुछ बोलते थे तो उनके लिए भी ऐसे बोलते थे और उनकी आलोचना करनी हो जैसे छोटे पत्थर को मुलायम मुलायम रेशम के कपड़े में बांध के फिर उनकी ओर फेंक रहे हो, ताकि इनको चोट भी ना आ जाए और काम भी हो जाए। तो हम भी वो युक्ति सीखें, डायरेक्ट किसी के ऊपर सच तो बोलना है, पर सच कैसे बोलना है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक राजा थे, राजा का भविष्य जानने के लिए जो दो ज्योतिषी राजा के पास आते हैं। पहला ज्योतिषी कहता जी मैं तो जो बोलूंगा बिल्कुल सच बोलूंगा। वो राजा की हाथ की रेखा देख के कहता, महाराज आपके भाग्य में तो बहुत दुख लिखे हैं, आपके सामने आपके पूरे परिवार की मौत हो जाएगी, एक एक करके सारे सदस्य आपके सामने चले जाएंगे और अंत में आपको भी मरना पड़ेगा, आप भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए महाराज आपके भाग्य की रेखाएं ठीक नहीं बता रही। एक तरीका यह है बताने का। एक दूसरा ज्योतिषी आया, बात उसने भी वही कहनी थी, उसने भी हाथ देखा। वो कहता महाराज आपके भाग्य के तो क्या कहने, आप जैसी उम्र तो पूरे परिवार की किसी की नहीं है, सबसे ज्यादा लंबी आयु आपकी है महाराज, आपकी हाथ की रेखाएं तो आपका भाग्य का गुणगान कर रही हैं, सबसे ज्यादा लंबी आयु आप जिएंगे। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है? एक कह रहा है कि सबसे ज्यादा लंबी आयु आपकी है, और एक कह रहा है कि सब आपके सामने सामने सब मर जाएंगे, एंड में आप भी मरेंगे। बात तो एक ही थी, भाव कहने का अलग था, अंदाज अलग था। तो सत्या बोलिए पर मीठा भी बोलिए, सभ्यता से बोलिए। मैं पंजाब से हूं, पंजाब में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह हुए हैं। बहुत बड़े महाराजा थे, उनके दौर में अंग्रेज पंजाब की तरफ देख ही नहीं पाए, आने नहीं दिया उनको, इतने बहादुर थे। लेकिन इतनी बहादुरी और इतने बड़े महाराजा होने के बावजूद भी बचपन में उनकी एक आंख चेचक से चली गई थी। किससे चली गई थी? चेचक से। अब भगवान कुछ चीजें देता है कुछ नहीं भी देता, अब एक ही आंख थी। दो लोगों में शर्त लग गई कि महाराज को जाके कहना है कि महाराज एक आंख वाले हैं। अब एक कहता मैं तो सच बोलूंगा, शर्त लगी थी, शर्त जीतने के लिए दरबार में जाके कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह काने हैं। अब ऐसा कहेंगे किसी महाराजा को, अब महाराजा तो क्या कहेगा, पर महाराजा के आसपास के लोगों ने उसके साथ क्या किया होगा, उसको जेल भेजा होगा। और दूसरा व्यक्ति बड़ा समझदार था, वो जाके कहता है धन्य हो महाराजा रणजीत सिंह जो सबको एक आंख से देखते हैं, जो सबको एक नजर से देखते हैं। मतलब उनके लिए हिंदू मुस्लिम सब सिख सबके लिए एक जैसी नजर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं। तो वो चीज तारीफ में काम आई और वो चीज बुराई वाली थी। तो फर्क है ना, बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बात करता है तो लोग कहते बात बनी नहीं, ये भी कोई बात हुई? 2 घंटे से वो बोल रहा है, कहते जी समझ ही नहीं आया कहना क्या चाहता है। और एक व्यक्ति बात करता है, लोग कहते बात तो आपकी 16 आने सही है,
एकदम 100% बात आपकी सही है। तो बात में और बात में फर्क है ना। एक व्यक्ति ने बात की, दोहा बन गया। एक व्यक्ति ने कोई बात कही, वो मंत्र बन के लोग जप रहे हैं उसको। दो शब्द हैं, दो लाइन हैं, मुहावरे बन गए, थॉट फॉर टुडे बन गए। लोग उनको कोट करते हैं जब भी कोई लेक्चर करता है। आइंस्टीन ने ये कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा था। बात वो भी है, तो हमारी बात कैसी होनी चाहिए? संबंधों को अच्छा बनाना है तो सोच के साथ साथ हमारी कही गई बात भी बड़ी प्यार वाली, युक्ति वाली होनी चाहिए। युक्ति से मुक्ति मिलती है, बात कहने का अंदाज अलग होता है। एक महाराजा और थे, उन्होंने एक प्यारा सा हाथी पाला हुआ था। हाथी बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया कि गांव वालों, इस हाथी को मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, अपने पास गांव में ले जाओ, इसे संभालना, प्यार से रखना, ये मेरा सबसे प्यारा हाथी है। पर कोई भी मेरे पास ये बैड न्यूज लेके मत आना कि हाथी मर गया। कंडीशन भी लगा दी। गांव वाले ले गए, कई साल तक हाथी को पाला, संभाला। अब हर आदमी को जाना है, कोई भी अमर तो है नहीं। हाथी भी बेचारा चला गया एक दिन। गांव वालों को चिंता हो गई, अब राजा को बताएगा कौन? राजा ने कहा था बैड न्यूज लेके मेरे पास मत आना। तो किसी ने कहा गांव में एक दादाजी रहते हैं, बड़े अनुभवी बुजुर्ग हैं, उनके पास चलते हैं, शायद कोई समस्या का समाधान मिले। सभी लोग उनके पास गए, उनको बात बताई। उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं कल जाके राजा से बात करूंगा, तुम मेरे पीछे चलना। तो सब लोग निश्चिंत हो गए। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कल अगले दिन दरबार में जाता है और राजा को कहता है, हे अन्नदाता, जो हाथी आपने दिया था वो 2 दिन से ना घास खा रहा है, ना पानी पी रहा है, महाराज वो ऊँग भी नहीं रहा है, जिस करवट लेटा था उसी करवट लेटा हुआ है। तो महाराज ने तुरंत कहा, क्या वो मर गया? वो कहता, महाराज हम अपने मुख से नहीं कह सकते। तो फर्क है या नहीं? बात और बात में फर्क होता है या नहीं होता? तो ये तरीके डेवलप करने हैं। ये तरीके डेवलप हो जाएं, सारे के सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे। लास्ट में मैं एक चीज और आपको बताता हूं। बातें तो हजारों हैं संबंधों को सही करने की, पर एक चीज है वो अगर आप अपने जीवन में घोल लेंगे, वो है प्रेम, प्यार। प्यार की भाषा, गुस्से वाला नहीं। गुस्से से संबंध स्पॉइल होते हैं, और प्यार से संबंध, कहते हैं तमाम उम्र भी कम है दोस्ती निभाने के लिए। तमाम उम्र भी कम है दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने लोग कैसे वक्त निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। तो हम गुस्सा करके, अपशब्द, कड़वी भाषा बोल के क्यों अपने संबंधों को खराब करें? क्यों ना अपने अंदर प्रेम की गंगा बहाएं? आप सबके संस्कार तो प्यार वाले हैं ना, और यहाँ आके और प्यार वाले बन गए होंगे। अब आप यहाँ से जब जाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो प्यार के देवता बन के आए हैं। तो आपकी परीक्षा भी लेंगे, पर आपने परीक्षा में फेल नहीं होना है। अगर आपने गुस्सा किया तो कहेंगे इनमें क्या फर्क आ गया वहां जाके आए, हाँ इनसे तो हम यहीं अच्छे थे। और अगर आपने उनके गुस्से का जवाब प्यार से दिया तो कहेंगे इनको जादू लग गया, कुछ ना कुछ तो असर हुआ है। और प्यार से दुनिया को जीता जा सकता है, गुस्से से नहीं जीता जा सकता। आप पिछले 100 साल का इतिहास देख लो, उससे पहले का भी देख लो, बड़े बड़े युद्ध हुए दुनिया में गुस्से के कारण। कोई जीत पाया किसी को? कितना नुकसान हुआ इस गुस्से के कारण, दुनिया में भी और घर में तो होता ही होता है। तो क्यों ना हम गुस्से को छोड़ के अपने अंदर प्यार भरे। हम कहते हैं मैंने तो गुस्सा नहीं किया, पर वो व्यक्ति आया उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। उसने अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो पावरफुल वो था या मैं था? पावरफुल कौन था? वो था। मैं तो प्यार वाला था, वो गुस्से वाला था। उसके गुस्से का संस्कार का मुझ पर प्रभाव पड़ा और मैं गुस्सा करने लग गया, तो इसका मतलब मैं कमजोर था। होना यह चाहिए था मेरे प्यार का प्रभाव उस पर पड़ता और वो गुस्सा छोड़ के वो भी प्यार की बोली बोलने लग जाता, तो मैं कहता कि मैं स्ट्रांग हूं।
तो हमें प्यार से इसलिए बात करनी है क्योंकि प्यार से बात करना हमें अच्छा लगता है, हमें अपनी खुशी को मेंटेन करके रखना है, हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते, इसलिए हमें प्यार से बात करनी है। हमें अपने रिश्तों को बेटर बनाना है, इसलिए प्यार से बात करनी है। कर सकते हैं प्यार से बात? गुस्से का जवाब किससे देंगे? प्यार से। अगर गुस्सा उसने किया और आपने भी गुस्सा किया तो दोनों में फर्क क्या रहा? वो भी गलत, आप भी गलत। और गुस्से का जवाब प्यार से देना है, प्यार की बहती गंगा बनना है। 2.5 अक्षर का शब्द है प्रेम, प्यार, स्नेह, बड़ा पावरफुल है। बड़े बड़े काम प्यार से हो जाते हैं। सर्कस देखी है आपने? सर्कस में रिंग मास्टर के निशाने में बड़े बड़े भयंकर शेर भी नाच रहे होते। तोता आदमी की बोली बोलने लग जाता है प्यार में, बोलता है नहीं? 2 प्लांट्स हैं, एक को आप कोसो, रोज गालियां दो, दूसरे को रोज प्यार से पानी दो। जिसको कोसोगे, गाली दोगे, वो सूख जाएगा, और जिसको प्यार से बोलोगे वो बड़ा हरा भरा रहेगा। तो प्यार का अपने आप को स्वरूप बनाना है। प्यार जीवन में आ गया, सारी की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। तो एक छोटा सा गीत अभी हम प्ले करेंगे। तो उससे पहले 5 बहनें वॉलंटियर, 5 भाई वॉलंटियर आगे आ जाओ, जिनका थोड़ा सा डांस में इंटरेस्ट है। अच्छा, वेरी गुड। उससे पहले कि हम ये एक्टिविटी करें, एक और चीज आपके सामने रख लेते हैं। कौन सी चीज? आपके क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और चीज आपको बता देते हैं। अगर संबंधों को अच्छा बनाना है, ये एक्टिविटी लास्ट में कराएंगे, आप बेफिक्र रहो। जो जो अच्छा डांस करते हैं फटाफट आ जाना जब मैं अनाउंस करूंगा। हम क्या करते हैं रिश्तों में? हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सी चीजें। एक एक्सपेक्टेशन ये भी है हमारी कि जो संस्कार मेरे अंदर है, जो गुड क्वालिटी, जो विशेषताएं मेरे अंदर हैं, वो दूसरों के अंदर भी होनी चाहिए। सोचते हैं, कौन कौन सोचता है कि मैं सच बोलता हूं तो जो मेरे आसपास है उनको भी सच बोलना चाहिए? सबके अंदर है ना ये एक्सपेक्टेशन। ठीक, होती है नेचुरल। हम ऑनेस्ट हैं, दूसरे भी ऑनेस्ट होने चाहिए। हम पंक्चुअल हैं, दूसरों को भी पंक्चुअल होना चाहिए। पर ये गलती नंबर 1 है हमारी। क्या ये पॉसिबल है कि जो विशेषताएं मेरी हो वही दूसरों की भी हो? मैं अच्छा लेक्चर दे रहा हूं, मैं आप में से किसी को बुलाऊं कि सुनाओ क्या कहा, वो कहेगा भाई मुझे तो कुछ याद नहीं, भूल जाएगा स्टेज पे आते ही। और मैं उसे कहूं अरे तुम सुना भी नहीं सकते जो मैंने सुनाया। वो उसकी विशेषता नहीं है, उसकी विशेषता कोई और हो सकती है। वो व्यक्ति गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हो, वो व्यक्ति किसी की हेल्प कर सकता है, वो व्यक्ति जब कोई काम ना आए वो खड़ा हो जाता है कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, वो उसकी गुड क्वालिटी है। मेरी गुड क्वालिटी अलग है, मेरा संस्कार अलग है, दूसरे का अलग है। मुझे अपना संस्कार दूसरों में नहीं ढूंढना है, और अगर वो ना मिले तो डिस्टर्ब नहीं होना है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे अपना अच्छा संस्कार दूसरे के अंदर ना मिले तो उसे छोड़ना नहीं है। ये हम तीसरी गलती करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत लोगों में पंक्चुअलिटी का गुण होता है, टाइम पे आने का गुण होता है। आपको कहा कि 6:45 आना है, वो 6:30 आके बैठ गए, पहले आना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो अकेले ही बैठे हैं या 2-3 और बैठे हैं कोई, तो उनके मन में अब चल रहा है अरे कैसे लोग हैं, टाइम पे नहीं आते, टाइम पे आना चाहिए, लेट आते हैं हमेशा। वो तो पंक्चुअल हैं, पर जब उनको पंक्चुअलिटी का गुण दूसरों में नहीं मिल रहा तो डिस्टर्ब कौन हो रहे हैं? खुद ही हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गलती नंबर 1 कर दी। क्या गलती की? कि जो गुण मेरे अंदर है हम सोच रहे हैं सब में वो गुण होना चाहिए। उस वक्त मन को समझाना है सबके गुण अलग अलग हैं, सब टाइम पे नहीं आएंगे, क्योंकि पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन ही सबकी अलग अलग है। 6:45 बजे बुलाया, कोई कहेगा जी 10 मिनट पहले जाना चाहिए, वेल बिफोर द टाइम।
दूसरा आदमी कहता है जी 6:45 का मतलब एग्जैक्ट 6:45, ना 2 मिनट पहले ना 2 मिनट बाद। तीसरा आदमी कहता है भी 6:45 का मतलब 7 बजे, 7 बजे चलना चाहिए, क्या करना जल्दी जाके। वो 7 बजे आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबके मन की प्रोग्रामिंग अलग अलग है। प्रोग्रामिंग अलग अलग इसलिए क्योंकि संस्कार सबके अलग अलग हैं। तो उस वक्त एक्सेप्ट करना है कि मैं पंक्चुअल हूं, मुझे अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करना है, दूसरे की मर्जी। अच्छा, आप एक दिन टाइम पे आए, दूसरे दिन टाइम पे आए, पर आप बैठे बैठे देख क्या रहे हो, कोई नहीं आया, कोई टाइम पे नहीं है, कोई टाइम पे नहीं है, तो एक तो डिस्टर्ब हो रहे हो। अब 2-3 दिन के बाद आपके मन में भी आएगा भाई कोई फायदा नहीं है टाइम पे आने का, लेट ही चलो। तो आपने क्या किया? अपनी अच्छी चीज छोड़ दी। दूसरों को अंदर जब वो आपको नहीं मिली तो आपने अपनी वाली अच्छी चीज भी छोड़ दी। तो ये गलती नहीं करनी है। सपोज आप में से कोई मुझे कहे कि आओ जी कभी हमारे शहर आओ, कभी आप डिनर पे आओ, तो हम आपके घर डिनर पे पहुंच गए। आपने कहा भाई जी आए हैं, बड़े प्यार से 5-6 सब्जियां बनाई आपने, बढ़िया बढ़िया चीजें बना के हमें खिलाई, हम भी बड़े खुश हुए, हमने भी थैंक यू कहा और जाते आते आते कह दिया कि कभी आप भी हमारे घर आना। और आपने भी कहा चलो जी हम भी चले जाते हैं। 1 सप्ताह के बाद आप मेरे घर आ गए। आप शाम को 6 बजे आए, मैंने आपको बैठाया, तो मैंने सोचा कि ये चाय तो पी के आए होंगे अपने घर, मैंने चाय के लिए भी नहीं पूछा। आप आधा घंटा बैठे रहे और खाने की तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि खाना तो मैं खुद 10 बजे खाता हूँ। तो मैंने ना खाने की बात की ना चाय की बात की। अब आप जब वापस आ रहे थे तो आपके मन में आया हम इनके घर गए, इन्होंने पूछा ही नहीं हमें। हम जब ये हमारे घर आए थे हमने 6 सब्जियां खिलाई, सारा दिन मैं खड़ी रही सब्जी बनाने के चक्कर में, छुट्टी ली मैंने ऑफिस से खास, और आज इनके घर गए तो 6 नहीं 2 ही सब्जियां खिला देते। अरे सब्जियां नहीं खिलानी थी, चाय के लिए पूछ लेते, कुछ भी नहीं पूछा। तो डिस्टर्ब कौन हुआ? कौन हर्ट हुआ? दर्द किसको हुआ? आपको। क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलती ये की, जो गुण आपका था आपने सोचा यही दूसरे के अंदर भी होना चाहिए। आप बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाने का हुनर आपके पास है, पर जरूरी नहीं कि सामने वाले के पास भी वो हुनर हो। मैं खुद ही 10 बजे खाना खाता हूँ, खुद ही मान लो ऑनलाइन मंगा के खिलाता हूँ, तो आपको कहाँ से पूछूंगा मैं? तो मेरी मजबूरी है, मेरे लिए खाना बनाना हो सकता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जैसी, वो आपके लिए इजी है, मेरे लिए टफ है। अच्छा ये ठीक हो गया, यहां तक आप थोड़े से दुखी हो गए, वापस चले गए। 1 महीने के बाद मैं फिर आपके घर आया, अब कितनी सब्जियां खिलाओगे? अब कितनी सब्जियां खिलाओगे? अब आप याद करेंगे इन्होंने कितनी खिलाई थी। लोग शादी पे जाते हैं तो एक लिफाफा दे के आते हैं शगुन का, चलो शगुन आ गया। उसके बाद जो जिनके घर शादी होती है एक आदमी की ड्यूटी लगाते हैं, उसको रजिस्टर देते हैं, वे नोट कर। क्या नोट कर? कि किस लिफाफे में कितना माल निकला। तो क्यों आप नोट कर रहे हो? क्यों नोट कर रहे हो? क्योंकि जब उनके घर होगा तो हम भी उतना ही देंगे। तो ये रिश्ता हो रहा है या बिजनेस हो रहा है? बताओ, क्यों रिश्तों में प्रेम नहीं है? प्रेम का मतलब उनकी अपनी श्रद्धा, मेरी अपनी श्रद्धा। उन्होंने दिया जो उनकी कैपेसिटी थी, मैं वो दूंगा जो मेरी कैपेसिटी होगी, जो मुझे अच्छा लगेगा। हम दूसरे की नकल क्यों कर रहे हैं कि उसने इतना दिया मैं भी इतना दूंगा, उसने इतने प्यार से बात की मैं भी उतनी ही प्यार से बात करूंगा, उसने मेरे से बात ही नहीं की मुझे भी क्या पड़ी है उससे बात करने की। यही हो रहा है ना आज। उसने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैंने भी मुंह उधर कर लिया। मतलब हम दूसरों को कॉपी करने में बड़े होशियार हैं। अब हमें किसी को कॉपी नहीं करना, अपने को ओरिजिनल बनाना है, अपने को बेस्ट बनाना है, ताकि लोग हमें कॉपी करें। हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। वो गुस्से में बोले हम भी गुस्से में बोले,
इसका मतलब हमने कॉपी कर लिया। वो गुस्से में बोले, हम प्यार से बोले, तो मतलब हमारे प्यार से प्रभावित होकर थोड़ी देर में वो भी प्यार से अगर बोलने लग जाए तो समझो मेरे को वो व्यक्ति कॉपी कर रहा है। अब मुझे वो बनाना है अपने आप को। कई बार हम लोगों की बहुत मदद करते हैं, जरूरत के टाइम बड़ी उनके आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। होता ना कई बार ऐसा, क्यों नहीं साथ देते? सबसे पहले तो किसी की ये सोच के मदद ना करो, ये एक्सपेक्टेशन ना रखो कि मैंने इनके लिए इतना किया, इन्हें भी रिटर्न में मेरे लिए करना होगा। ये एक्सपेक्टेशन रखना ही रॉन्ग है। हम इसलिए अच्छा करें, दूसरे की हेल्प इसलिए करें क्योंकि हमारी नेचर है हेल्प करने की। हमें अच्छा लगता है किसी की हेल्प करना, उसमें हमारी खुशी है। ये सोच के नहीं कि हमने किया इनको भी करना है, ये हो गई एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा रखना। वो नहीं रखनी, खासकर अपने बच्चों से। हम बच्चों के लिए 20-25 साल बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ देते ही देते हैं, वन साइडेड होता है या नहीं होता? लेकिन फिर एक लाइन कह के सारे चीज पे पानी फेंक देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। कहते रहो बच्चों को, 25 साल से तुम्हें पाला परोसा पढ़ाया। फिर बच्चा भी जवाब दे देता है आजकल का, कहता आपने कुछ अलग ही पाला क्या? सभी पेरेंट्स पाल रहे, सभी पेरेंट्स देखते हैं, आपने कुछ अलग किया है। वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो आपने ये सोच के बच्चों की या किसी की भी मदद नहीं करनी कि वो हमें करे। आजकल के बच्चे उतने मजबूत नहीं है जितने हम थे, उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनकी उतनी ताकत नहीं है कि वो आपके लिए भी रिटर्न में कुछ कर सकें। उनसे अपने 2 बच्चे ही संभल जाएं वो भी बड़ी बात है, वो आपको कैसे संभालेंगे? वो संभाले तो भी ठीक, ना संभाले तो भी ठीक। आपका काम है देना। आपने अपने बच्चे को कुछ दिया, किसी को दिया, कोई ना कोई आपको भी देने वाला आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। बच्चों से नहीं होगा, किसी और से हो जाएगा। तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और ये तब होगा जब हम प्यार की गंगा बनेंगे। तो 5 फटाफट आ जाओ बहनें, आगे आ जाओ। 5 भाई जो थोड़े डांस में अपने को अच्छा लगता है, जिन्हें डांस करना, ज्यादा नहीं आना, 5-5 आना, जल्दी आ जाओ। बहुत बढ़िया एक गीत बजेगा, जिस गीत में आप सब स्टेज नीचे बैठ के खड़े होके डांस करेंगे, और वो गीत है प्यार के ऊपर। डांस करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि आपको अपने अंदर प्यार भरना है, अपने अंदर वो भाव लाने हैं कि मुझे प्यार की बहती गंगा बनना है, मुझे प्रेम की देवी बनना है। ठीक है?